गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो हमने नंबर सिस्टम या संख्या पद्धति के अंदर 2 क्लास कंप्लीट कर ली है। आज इसकी 3rd क्लास है और इससे पहले हमने भाजकता के नियम से रिलेटेड सारी बातें कंप्लीट करी थी। किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं उससे रिलेटेड बात करी थी। अब हम उससे आगे बढ़ रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। अब जैसे हम सबसे पहले कहना चाह रहे हैं कि किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। किसी संख्या का इकाई अंक ज्ञात करना। हम इकाई स्थान पर जो संख्या आएगी उससे रिलेटेड काम करना चाह रहे हैं। तो क्या करेंगे, जैसे देखिए सबसे पहले 2 की पावर की बात करता हूँ। 2 की पावर आपने 1 किया तो 2 आया, 2 की पावर 2 किया तो 4 आया, 2 की पावर 3 किया तो 8 आया, 2 की पावर 4 किया तो 16 आया, 2 की पावर 5 करोगे तो 32 आएगा। मतलब अब 2 की पावर 6 करोगे तो 64 आएगा। तो देखो 2 ये जो है इसके बाद वापस संख्याएं रिपीट होने लग जाएगी। तो मतलब 2 की घात में अगर 1, 2, 3 और 4, 1, 2, 3 और 4 इकाई 2 की घात जब 1 होगी तो 2 आएगा। इकाई अंक लिख रहा हूं मैं ताकि अपडेट कर लें, ताकि क्वेश्चंस के अंदर हमें उसकी दिक्कत नहीं आए। इकाई अंक देखिए, 2 की पावर 1 करोगे तो 2 आएगा, 2 करोगे तो 4, फिर 8 और फिर 16 और उसके बाद वापस रिपीट हो जाएगी। मतलब 4 के मल्टीपल के बाद घात है वो रिपीट होएगी। जैसे आपने कहा 2 की पावर मान लो 23 है, इकाई अंक चाहिए, तो पहले क्या करो, इसकी घात में 4 का भाग लगा दो, तो 4 पंजे 20, तो 3 बच गई। तो 2 की पावर 3 आप जानते हो 8 होता है, तो इसका मतलब इकाई अंक कितना आ जाएगा, 8। जैसे आपने मान लो कह दिया 2 की पावर 519 कह दिया, या और लिख दूं तो 4 ये लिख दिया। तो आप देखो इसमें लास्ट में 4 92 में जाता है तो 2 बचेगा। तो 2 की पावर 2 की बात कर रहा हूं, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा इसका 4। तो इस तरह से हम 1 से 2 से लेके 9 तक की संख्याओं का जो है 4 जो घात है 1, 2, 3, 4 के लिए हम पहले थोड़ा सा काम कर लेते हैं ताकि हमें अपडेट हो जाए। तो क्वेश्चंस दिखेंगे तो हम उसको सॉल्व करने में हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप नोट करना चाहें तो नोट कर लें। 2 के बाद देखिए 3, 3 की घात, 3 की घात में देखो 3 की पावर 1 किया तो 3 आया, 3 की पावर 2 9 आया, 3 की पावर 3 किया 27 आया, 3 की पावर 4 किया तो 81 आया, 3 की पावर 5 करा तो 243, 3 की पावर 6 किया तो 729। देखो 3 और 9 रिपीट होने लग गया। तो इसका मतलब 3 की घात और इकाई अंक 1, 2, 3 और 4, 1 करोगे तो 3 आएगा, 2 करोगे तो 9 आएगा, 3 करी तो 7 आया, 4 किया तो 1 आया। तो ये 3 की घात की बात कर ली हमने। अब उसके बाद रिपीट होता जाएगा, तो 4 तक ही देखना है अपने को, है ना। 3 के बाद में 4 की घात, तो 4 की घात में हम जानते हैं 4 की पावर 1 4 हुआ, 4 की पावर 2 करोगे 16 आएगा, 4 की पावर 3 करोगे 64 आएगा, 4 की पावर 4 करोगे तो 256 आएगा। तो मतलब आप देखिए 4 आया 6 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया। इसका मतलब 4 की घात, एक तो है विषम संख्या और एक है सम संख्या। जब 4 की घात, इकाई अंक चाहिए आपको, जब 4 की घात विषम संख्या है, 1 है तो 4 आएगा, 3 है घात तो 4 आएगा, तो और सम संख्या है तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। 4 की घात में अगर सम संख्या है तो 6 आएगा इकाई स्थान पर, और विषम संख्या है तो
4 आएगा। 5 की घात देख लो, तो 5 की घात में देखो 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 25, 5 की पावर 3 125, तो ये आएगा मतलब, तो 5 की घात कुछ भी हो, की घात कुछ भी प्राकृत संख्या हो तो इकाई अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो 5 की पावर n हमेशा क्या होगा, 5 होगा, ये हमें पता लग गया। 5 के बाद 6 की घात देखें, 6 की घात, 6 की पावर 1 करोगे 6, 6 का स्क्वायर किया 36, 6 का क्यूब किया 216, 6 की पावर 4 किया तो कितना आएगा 1296। तो इसका मतलब ये हुआ 6 की पावर n, 6 की घात कितनी भी करो में इकाई अंक सदैव क्या आएगा, 6 ही आएगा, चाहे n सम हो चाहे विषम हो, कुछ भी हो। 6 के बाद 7 देख लो, 7 की घात, तो 7 की घात में देखो 7 की पावर 1, 7 की पावर 2 करोगे तो 49, 7 की पावर 3 करो 343, 7 की पावर 4 करो 2409, उसके बाद वापस रिपीट होने लग जाएगा। तो इसका मतलब 7 की घात 1 2 3 और 4 इकाई अंक कितना आया, 7 आया, 9 आया, 3 आया, 7 9 3 2401 और 1, ये आ गई अपने पास 7 की घात के बारे में। अब 4 के मल्टीपल के बाद में आपको पता है वापस रिपीट, अगर 5 है तो वापस इकाई अंक 7 आएगा, 6 है तो 9 आएगा, और 7 है तो 3 आएगा, 8 है तो 1 आएगा। 8 की घात, 8 की पावर 1 8 है, 8 की पावर 2 64 है। तो आप देखो 8 की घात 1 2 3 और 4 इकाई अंक हमें लिखना है। तो पहले 8 आया, फिर 4 आया, वापस करोगे तो इसको 8 से गुणा करना, 8 इंटू 4 32, तो 2 आएगा। उसके बाद इसको आप फिर 8 से गुणा कर, 8 दूनी 16, 6 आएगा, फिर वापस रिपीट होने लग जाएगा। तो ये 8 की घात के इकाई स्थान पर जो अंक आ रहे हैं वो आपने लिखे। और लास्ट में है 9 की घात, तो 9 की घात में क्या हो जाएगा, 9 की पावर 1 किया, 9 की पावर 1 9 हो गया, 9 की पावर 2 किया 81 आया, 9 की पावर 3 किया तो वापस इकाई स्थान पे 9 आएगा। तो इसका मतलब 9 की जो घात है, इसको आप नोट कर ले पहले, तो आप कह सकते हो 9 की घात सम संख्या और विषम संख्या। घात जब सम संख्या है तो इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक देखिए सम है तो 1 आएगा और विषम है तो 9 आएगा। तो इस तरह से हम बात कर सकते हैं, कैलकुलेशन हमें पता है। तो हमने ये कहा कि सबसे पहले 2 की घात के बारे में बात करी, 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसके 4 घात मतलब घात जो भी संख्या की दे रखी है उसमें 4 का डिवाइड कर दो, उसके बाद जो बचता है उसमें हम चेक कर लेंगे। तो उसमें हम चेक करेंगे तो घात या तो आएगा 1 2 3 और 4, यही घात आएगी। तो इकाई स्थान पर जो अंक आएगा वो हमने सबका कंप्लीटली सारे टेबल आपको मैंने बना करके बाकायदा बता दी कि क्या होगी
ये देखिए, इकाई अंक के लिए आपने पहले 2 की घात की बात करी तो आपने कहा घात 1 2 3 4 है, तो इकाई अंक क्या आएगा, यहां पे 6 आएगा। ठीक है, तो 2 4 8 और 6। फिर आपने कहा 3 की घात की बात करी तो 3 के अंदर अगर इकाई घात की घात 1 2 3 और 4 है तो इकाई स्थान पे आएगा 3 9 7 1। 4 की घात में विषम संख्या है तो 4 आएगा, सम संख्या है तो 6 आएगा। 5 की घात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 और 6 की घात कितनी भी हो, चाहे कोई भी प्राकृत संख्या हो, सम हो चाहे विषम हो, इकाई स्थान पर वापस वही संख्या आएगी। 5 में 5 और 6 में 6 आएगी। 7 में देखा घात 1 करोगे तो इकाई स्थान पे 7, 2 की तो 9, 3 की तो 3, 4 की तो 1, और 8 में 1 2 3 4 तो 8 4 2 6, और 9 में अगर विषम संख्या है तो 9 आएगी, सम संख्या है तो 1 आएगा। ये हमें ध्यान रखना है ताकि जब भी हमें कैलकुलेशन के अंदर इकाई स्थान में घातों से रिलेटेड आए तो हम आराम से काम कर सकें। अब देखिए इसमें क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए, पहले ये क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें आपको इकाई स्थान पे जो अंक आएगा वो चाहिए, तो ये घात वाला नहीं है। पहले 3 को आप 2 से गुणा करो और 2 को फिर 7 से करो, तो क्या आएगा, 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 7 42। तो इकाई स्थान पे क्या आया, 2 आया। तो इसका मतलब इकाई स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। इस तरह से अगर संख्याओं की गुणा हो तो जो इकाई स्थान पर संख्याएं हैं उनकी डायरेक्ट गुणा कर दीजिए। 3 को 2 से गुणा किया 6, 6 को 7 से किया 42, तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आई, 2 आई। तो हमने क्या कह दिया, इकाई स्थान पर 2 आएगा। इसके बाद जैसे ये लिखा, इसमें बड़ा है, इसमें इकाई स्थान पे अंक चाहिए, कैसे करेंगे देखिए। ये 7 लिखा मैंने, 26 है, 4 का भाग लगाया तो 24, तो 2 बच गया। ये इकाई स्थान पे 3 है, 4 का भाग लगाया 16, 1 बच गया। यहाँ 2 है, इसमें 4 का भाग लगाया 56, 2 बच गया, ये लिखा। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 में इकाई स्थान पे अंक कौन आएगा, 9, क्यों 7 का स्क्वायर 49 होता है 49, ये 3 और ये 4, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27। ये वैसे ये 49 है, हमें इकाई स्थान वाले अंक चाहिए, तो 9 इंटू 3 हो गया 27, तो इकाई अंक कितना आएगा इसका 7 इंटू 4, तो कितना आया 28। 28 का कितना बनेगा, 28 का 8 आ जाएगा, तो उत्तर कितना आएगा। तो ध्यान से देखें एक बार और, जो संख्या हमें दी गई है उसमें जो इकाई स्थान पे अंक है उसकी घात लिखनी है। जितनी भी घात है उसमें 4 का डिवाइड कर दो, जो शेषफल आएगा वो लिखो ताकि एकदम सरलतम रूप में आ जाए। 4 इंटू 6 24 होता है, 2 बच गई तो 7 का स्क्वायर लिख दिया। 3 की घात 17 है, 4 का भाग गया 16 4 बार, 1 बच गई 3 की पावर 1। 2 की घात 14 चौका 56, 2 बची तो 2 लिख दी। 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 और 4, तो इकाई स्थान वाली संख्याओं को गुणा करो। 9 इंटू 3 27, 27 का इकाई स्थान पे 7 आ गया, 7 इंटू 4 28 का इकाई स्थान क्या आ गया, ये आ गया आपके पास इकाई अंक। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब देखिए मिलान करो, ये 4 क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिए, इसमें हमें इकाई स्थान पर अंक चाहिए। पहले इसको देखो, फर्स्ट वाले को। फर्स्ट में 5 की पावर 72 है, 72 है मतलब 4 का मल्टीपल ही है ये। 5 की घात, इसमें अगर 72 में 4 का डिवाइड करूंगा तो 4 का गुणज ही आएगा, ये 4 का मल्टीपल ही है। तो आप जानते हो 5 की घात 1 करते हैं तो 5 आता है, 5 की घात 2 करते हैं तो 25, 5 की घात 3 125, तो इसका मतलब इकाई अंक 5 ही आएगा। तो 5 का चाहे कुछ भी हो तो इकाई अंक जो आएगा वो 5 ही आएगा। इकाई अंक हो गया इसका 5, तो इसका मिलान किससे करना, इससे आएगा, यानी ए जो है, ए का हो गया थर्ड।
फिर दूसरा, जीरो की पावर कितनी भी करो जीरो ही आएगा, तो जीरो वाले का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। तो ये इसका आ गया फर्स्ट। अब एक की पावर कितनी भी हो तो एक ही आता है, इकाई की घात कितनी भी कर दो एक ही आएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सेकंड। जो बच गया चौथे का अपने आप ही हो जाएगा। नहीं तो 6 की पावर कितना करना है, डी जो निकाल के देखना है, इसमें 6 की पावर 3 है, तो 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 इंटू 6, तो आपको पता है इकाई स्थान पर 6 ही आएगा, क्योंकि बताया था 6 की घात n में इकाई स्थान पे अंक कौन सा आता है, 6 आता है। तो इसका मतलब इसका वैसे भी बच गया, अपने आप ही आ गया चौथा। तो इस तरह से हम इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा उससे रिलेटेड बात कर रहे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, नोट करना चाहे तो नोट कर ले। अब देखिए कुछ और बात करते हैं। वो हमने देख लिए कि इकाई स्थान पे अंक कैसे निकालना है। अब एक क्वेश्चन है सेकंड ग्रेड 2015 का, कि पूर्णांकों की संख्या बतानी है जिसमें n, n+1, n+4 सभी अभाज्य संख्या हो और n है वो 1 से बड़ा हो। तो आप देखिए n का मान इसमें सबसे पहले रखा, n बराबर 2 रखा, n बराबर 2 रखा तो क्या हो जाएगा, 2 यहां रखा आपने, उसके बाद में कितना आ गया, 4 यहां रखा, 6 अभाज्य संख्या नहीं है। n बराबर 3 रखा तो 3, ये हो गया 5, ये हो गया 7, 3 और 2 5 और 3 और 4 7, ये बिल्कुल ओके है। उसके बाद n बराबर 4 लिया तो इसमें 4 अभाज्य संख्या होनी चाहिए, मतलब यहाँ पे n का मान आपको केवल अभाज्य संख्या ही लेनी है। तो 3 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आती है, 5, 5 7, n बराबर 5 रखा आपने पहले, यहाँ रखा 7 और 5 और 4 9, इस 9 की वजह से नहीं होगा। उसके बाद आपने और चेक किया, n बराबर 5 के बाद 7 रखा तो 7 9 और 11, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप गौर से देखो तो केवल एक ही सेट ऐसा है जहां जो अभाज्य संख्या है उनके बीच का डिफरेंस 2 हो, तो वो सिर्फ और सिर्फ 3 और 5 में ही होता है। उसके अलावा जो आगे जितनी भी अभाज्य संख्या आएगी उसके अंदर जो डिफरेंस है वो 2 से ज़्यादा ही होगा, पता नहीं कितना हो सकता है। तो इसका मतलब केवल और केवल एक ही सेट बनेगा। तो इसका मतलब आपसे पूछा है कि पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, n के केवल 1 आएगी, क्योंकि हमें पता है कि केवल n बराबर 3 रखने से ही दो अभाज्य संख्याओं के बीच का डिफरेंस यहाँ 2 कह रहा है, तो केवल वो एक ही सेट है जिसमें 2 का डिफरेंस आ रहा है। बाकी अब आगे जैसे ही हम कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ 2 का है, अब आगे उसके बाद देखो फिर 2 का है, तो 2 का डिफरेंस कह रहा है, तो 2 का डिफरेंस लगातार 3 संख्याएं होनी चाहिए, तो लगातार 3 वाला सेट एक ही होगा। क्योंकि उसके बाद देखो अगर 5 7 यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, लेकिन आगे 11 यानी 4 का डिफरेंस आता है। तो आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने इस क्वेश्चन को कंप्लीट किया। इसी तरह मान लो एक एग्जाम्पल और ले लें सेम इसी पैटर्न का। अब मैं लिख दूं n+1 और n+3। अब ये दे दिया आपको और इसमें पूछा है कि कितनी होगी। अब देखो n का मान आपने सबसे पहले 2 रखा तो 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया। फिर आपने n का मान 3 रखा तो 3 4 और ये 6, तो ये नहीं होगा, केवल इसमें भी 1 आएगा, क्योंकि 2 अभाज्य संख्या है जिसमें केवल 1 का डिफरेंस हो, वो एक ही सेट बनता है 2 3 का। क्योंकि बाकी जितनी भी अभाज्य संख्या है उसमें 1 का डिफरेंस नहीं होता, उससे ज़्यादा होता है, डिफरेंस बढ़ता जाता है। तो अगर ये सवाल ले तो इसमें भी पूर्णांकों की संख्या कितनी आएगी, इसमें कि पूर्णांकों की संख्या, तो पूर्णांकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1।
तो ये आप देख सकते हो। अब हम बात करना चाह रहे हैं कि कोई संख्या अभाज्य संख्या है या नहीं है, उसका पता लगाना चाहते हैं। तो कैसे लगाएंगे, देखिए। किसी संख्या के अभाज्य संख्या होने का पता लगाने के लिए सर्वप्रथम उस संख्या से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखते हैं कि जो भी संख्या है जिसका हमें पता करना है कि अभाज्य संख्या है या नहीं है, उससे जस्ट बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमें पता होना चाहिए। तो वह जिस संख्या का पूर्ण वर्ग है उससे ठीक उससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उन सभी से इसमें, मतलब दी गई संख्या, भाग देते हैं। यदि एक भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाए तो वह भाज्य संख्या, मतलब कंपोजिट नंबर होगी। और यदि किसी भी अभाज्य संख्या का भाग पूरा पूरा न जाए तो वह अभाज्य संख्या होगी। क्या लिखा है, देखें ध्यान से। हमने ये कहा कि कोई भी संख्या दी गई है, अब वो संख्या अभाज्य है या भाज्य, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर, उसका पता लगाना है। तो उस संख्या से ठीक, मतलब उस संख्या से बड़ी, ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। जैसे मान लो कोई संख्या मैंने 60 ले ली, पता करना है कि ये भाज्य है का अभाज्य। 60 से बड़ा पूर्ण वर्ग होता है 64, 64, और उस 64 से 64 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है, 8 का है। तो 8 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। तो इन चारों का हम इसमें भाग लगाते हैं। अगर एक भी संख्या का भाग पूरा पूरा चला गया तो वो अभाज्य संख्या नहीं होगी, यानी भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर होगी। अगर चारों में से किसी का भी भाग पूरा पूरा न जाए तो वह भाज्य संख्या होगी। आप नोट कर सकते हैं। और ध्यान से आप देखिए, कैलकुलेट करें। एक बार और एग्जाम्पल देता हूं, देखिए। मैंने कहा कि कोई संख्या मैंने ली 60।
अब उस 60 से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होगी? 64। तो पूर्ण वर्ग संख्या 64 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? 8 का। अब उस 8 से छोटी अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। 4 अभाज्य संख्या आ गई। उन चारों का 60 में भाग, 2 का भाग देना है, 3 का देना है, 5 का देना है, 7 का देना है। तो आपको पता है 60 में 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है और 5 का भी जाता है, केवल 7 का नहीं जाता। तो 3 संख्याओं का भाग चला गया। इसका मतलब वो भाज्य संख्या या कंपोजिट नंबर है, वो अभाज्य संख्या नहीं है। सपोज मैंने दूसरा एग्जाम्पल लिया, मैंने आपको कहा कि मैं संख्या ले लूं 89। अब 89 मैंने लिया तो 89 भाज्य है का भाज्य ये पता करना है, तो उससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या 100 होती है, क्योंकि 100 से पहले 81 होती है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 100 किस संख्या का पूर्ण वर्ग है? 10 का। तो 10 से छोटी संख्या है भाज्य कौन कौन सी है? 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। ये 4 संख्याएं ही होती है। तो चारों का बारी बारी से 89 में डिवाइड करके देख लो। 89 में 2 का भाग नहीं जाता, 89 में 3 का भाग नहीं जाता, क्योंकि अंकों का योग 3 का मल्टीपल नहीं है। 9 और 8 17 ही होते हैं। 3 का नहीं गया, फिर 5 का तब जाता है जब इकाई स्थान पर 0 या 5 हो, तो 89 में 5 का भी नहीं जाएगा। 7 का और लगा के देख दिया तो 7 का डिवाइड भी नहीं जाएगा। तो इसका मतलब चारों का ही भाग नहीं जा रहा। इसका मतलब 89 जो है वो एक अभाज्य संख्या है। ये मैंने छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिया है। अब देखिए, इसमें मैंने क्वेश्चन लिखा है कि निम्न अभाज्य संख्या है या नहीं, उसकी जांच करनी है। मैंने 3 एग्जाम्पल लिए। अब देखिए, अपन एक एक करके चेक करते हैं। 137 से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? 144 होती है। 12 का वर्ग, क्योंकि 11 का वर्ग 121 होता है, वो इससे छोटा आएगा। तो 144 जो 12 का पूर्ण वर्ग है, तो 12 से छोटी अभाज्य संख्या लिखनी है। छोटी अभाज्य संख्या, 12 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, ये है। अब बारी बारी से इसमें भाग लगा के देख लो। 2 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता। 3 का भाग 7, 3, 10, 11 नहीं जाता। 5 का भाग तो जाने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इकाई स्थान पर 0 या क्या आ जाए? 0 आ जाए या 5 आ जाए तब जाता है। तो 5 का भी नहीं जाता। फिर 7 का लगा के देख लो। 7 का लगाया, एक बार गया 6 और 67, इसमें भी नहीं जा रहा। 11 का लगाना है, इसमें भी नहीं जाएगा। 11 का कैसे पता चलता है? विषम स्थानों पे जो अंक है उनका जोड़ 7 और 1 8, माइनस सम स्थान पर 3, 8 में से 3 गया, 5 आया। 5 11 का गुणज नहीं है, इसलिए इससे भी नहीं, तो किसी से भी नहीं गया। तो इसका मतलब 137 क्या है? अभाज्य संख्या है। ये आपका आंसर हो गया। तो हम बता सकते हैं बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी कोई भी संख्या अभाज्य है या नहीं है, पता लग जाएगा। अब हमने कहा 3, 4, 9 की बात कर रहे हैं, तो इसमें देखिए आप, से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कितनी होती है? इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या होती है 324, इससे पहले वाली, इसके बाद 384 हो जाएगी, या 361, ठीक है। 361 किसका है? 19 का स्क्वायर है। तो 19 से छोटी प्राइम नंबर्स अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 19 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 और 17, ये है। अब डिवाइड करके देख लो। 2 से नहीं जाएगा, 9 और 4 13 और 3 16, इससे नहीं जाएगा। 7 से नहीं गया, 5 से नहीं गया, 7 से देख लो, नहीं जा रहा। 11 से देख लो, 12 - 4 8, नहीं जा रहा। 13 से देख लो, 13 × 2 26, 4 और 4 8,
89 नहीं जाता। 17 से देख लो, 17 दूना 34, 9 नहीं जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, 349 अभाज्य संख्या है। अब बात करते हैं 509 की। तो 509 चेक करना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या इससे बड़ी कौन सी होती है वो लिखो पहले। से ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, इससे ठीक बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगी, देखो आप ध्यान से देखो। 22 का स्क्वायर 484, 23 का 529, तो 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484 और 23 का 529, 24 का 576 ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें कितने का चाहिए, 23 का हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529 और ये हो जाएगा 23 का स्क्वायर। तो 23 से छोटी, 23 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन सी है, 23 से छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 13 के बाद 17, 17 के बाद 19, बस इतनी है। अब देखें डिवाइड करके, सबसे पहले 2 से नहीं जा रहा, 3 से लगाया, 3 से 9 और 5 14 नहीं जा रहा, 5 से जाने का सवाल नहीं, 7 का लगाया, 7 7 49, 19 बच गया नहीं जा रहा। 11 से लगाया, 11 इंटू 4 44, 6 9 हो गया नहीं जा रहा। 13 से लगाया, 13 तिया 39, 11 बच गया, 119 आ गया नहीं जाएगा। 17 का लगा के देख लो, 17 इंटू 2 हो गया 64, 17 इंटू 2 हो गया 34, 16 बच गए 9, 169 हो गया, 169 में भी नहीं जाता। 19 का लगाया, 19 इंटू 2 हो गया 38, पीछे बच गया 12, 129 में भी नहीं जाता, किसी से भी नहीं जा रहा। इसका मतलब 509 क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके बाद आपने लिया 679, इसकी बात करें तो 26 का स्क्वायर होता है 676 और 27 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 729। तो इससे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ये है, तो ये 27 का वर्ग है। 27 से छोटी अभाज्य संख्या लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद में 23 आएगा, ये आई। तो अब इसमें देख लो डिवाइड करके, 2 से जाने का मतलब ही नहीं है। 6 और 7 13, 13 और 9 22, इससे जा नहीं सकता, इससे जा नहीं सकता। 7 से लगाया तो 7 इंटू 9 कितना हो गया 63, 4 बच गया। 7 से डिवाइड हो रहा है, ध्यान से देखो। 7 से अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ 6 7 9 डिवाइड बाई 7, 7 इंटू 9 हो गया 63, 4 बच गया 49, 7 7 49, तो पूरा पूरा जा रहा है। इसका मतलब ये क्या है, एक भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर है, तो ये अभाज्य नहीं है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि कोई भी संख्या भाज्य है या नहीं है। जो संख्या दे रखी है उससे ठीक बड़ा पूर्ण वर्ग संख्या लिखनी है। पूर्ण वर्ग संख्या लिखने के बाद वो किस संख्या का पूर्ण वर्ग है वो पता कर लो। उसके बाद जो संख्या आई उससे ठीक इससे छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या है वो लिख लो और उन सब से बारी बारी से डिवाइड करो। एक भी अभाज्य संख्या का भाग अगर पूरा पूरा चला गया तो वो कंपोजिट नंबर या भाज्य संख्या होगी, और अगर किसी से भी नहीं जा रहा देन वो प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या होगी। आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अब है कि भाग लगाने पर शेषफल पूछ रहा है। 2-4 क्वेश्चन पर्टिकुलर है, बाकी अपने एक सिस्टम से काम करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसमें क्या है, इसमें ये कह रहा है किसी संख्या को 119 से भाग दे तो शेषफल 19 बचता है। उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा। किसी संख्या को, आप जानते हो कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल।
ये आप जानते हो यूक्लिड लीमा होती है ये यूक्लिड लीमा है। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य का मतलब जिसमें भाग देते हैं, वह संख्या जिसमें भाग लगाया जाए, वह संख्या जिसमें भाग लगाया जाए, जैसे मान लो 50 में किसी संख्या का भाग लगा रहे हैं तो 50 क्या हो जाएगा? भाज्य। भाजक का मतलब जिस संख्या का भाग लगाते हैं, जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो होता है भाजक। जिस संख्या में भाग लगाते हैं वो होता है भाज्य, और जिस संख्या का भाग लगाते हैं वो होता है भाजक। और ये भागफल संख्या का भाग भाज्य में लगाने पर जितनी बार भाग जाए वो है ये। और शेषफल का मतलब रिमाइंडर, कि भाग लगाने के बाद जो बचता है ये रिमाइंडर, ठीक है। और ये होता है क्यूसेंट, ये डिवाइजर, और ये डिविडेंड। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। पहले तो अपने को ये बेसिक पता होना चाहिए। अब देखिए 119 में भाग लगाया किसी संख्या को, 119 से किसी संख्या को का मतलब भाज्य। देखिए मैं लिख रहा हूं भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। तो फर्स्ट में दे रखा है, संख्या तो हमें पता नहीं x है, कि किसी संख्या को 119 से भाग दिया तो पहला भाज्य हमारे भाजक 119 है, पहला भाजक 119 है, तो शेषफल वो कह रहा है 19 बचता है। फिर उसी संख्या को 7 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा? और उसी संख्या को 7 से भाग दें तो शेषफल कितना आएगा? अब क्या है देखिए ध्यान से, प्रथम भाजक क्या है आपका? प्रथम भाजक 119 है। द्वितीय भाजक क्या है? द्वितीय भाजक आपके पास है 7। अगर प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक का भाग पूरा पूरा जाए तो, यदि, ये ध्यान रखने की बात है, प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक का भाग पूरा पूरा जाए तो द्वितीय शेषफल चाहिए आपको। द्वितीय शेषफल के लिए प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग लगाते हैं। लगाकर ज्ञात करते हैं। ये बात को समझिए ध्यान से। मैंने कहा किसी संख्या को 119 से भाग लगाएं तो शेषफल 19 बचता है, उसी संख्या को 7 से भाग लगाएं तो कितना शेषफल आएगा ये पूछा है। तो हमें x तो पता नहीं है, तो हमने क्या कहा कि अगर पहले भाजक में अगर दूसरे भाजक का भाग पूरा पूरा जा रहा है
17 इंटू 7 होता है 119। तो द्वितीय शेषफल हमें ज्ञात करना है, तो प्रथम शेषफल में इस द्वितीय भाजक का भाग लगा दो सीधा। भाग देने पर, जैसे ही भाग देंगे तो शेषफल आ जाएगा। तो शेषफल कितना आएगा वो हमें पता है, 19/7, 7 दूनी 14, 5 बच गया। तो ये 2 सही 5/7 है, तो शेषफल कितना आया, शेषफल हमें चाहिए तो 5 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। तो आंसर कितना हो जाएगा इसका, 5। तो ये समझने का सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 119 से भाग लगाए तो शेषफल 19 आता है, उसी संख्या को 7 से भाग लगाएं तो शेषफल कितना आएगा। तो आप देखिए, पहले भाजक में दूसरे भाजक का भाग लगाया, पूरा पूरा जा रहा है, 17 7 119। तो द्वितीय शेषफल चाहिए तो प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब मान लो मैं यहाँ पे 7 की जगह लिख दूं 17, क्योंकि 119 में भाग जाना चाहिए, वो संख्या लेनी है। तो आपने यहाँ 17 ले लिया कि उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल कितना आएगा। तो 17 में आप जानते हो 17 7 119 होता है, 7 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो उस 17 का भाग इसमें लगाओगे तो शेषफल कितना आएगा, 2 आएगा। यानी सेम क्वेश्चन में दोबारा लिख रहा हूं, देखिए इसी तरह का सेम है ये, कि किसी संख्या में 119 का भाग देने पर आपने कहा 24 शेषफल आए, तो उसी संख्या में 17 का भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये पूछा है। तो बात वही है कि प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक का भाग जाना चाहिए, तो भाग जा रहा है 119, 17 7 119। तो शेषफल आपको चाहिए, तो आपको इतना सा काम करना है कि इस प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का भाग लगाना है। 24/17 किया तो 17, 3 और 4 7, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो डायरेक्ट किया जा सकता है। और कोई मान लो क्वेश्चन कर लो कि किसी संख्या में 23 का भाग देने पर, 23 की जगह मैं 27 ले लेता हूं, 27 का भाग देने पर शेषफल कितना आ रहा है। मान लो मैंने लिख दिया 12 है, 12 आता है। तो उसी संख्या में 9 का भाग देने पर शेषफल कितना होगा, ये पूछा है। तो वही है, प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक का भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो द्वितीय शेषफल चाहिए तो प्रथम शेषफल में इसका भाग लगा दो। तो 12 में 9 का भाग लगाया, 12 में 9 का भाग, तो शेषफल कितना आएगा, शेषफल आपके पास आ जाएगा 3। तो ये देखना है। एक क्वेश्चन और लिखा है, इस बार पूछा है कि कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो आराम से बता सकते हैं। 14 को लिखा 2 × 7 15 पावर, 13 तो 13 ही रहेगा, 5 है वो 5 की पावर 8 ही रहेगा। तो 2 की पावर 15, 5 की पावर 8, 7 की पावर 15 और 13 की पावर 13। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी है। की संख्या निकाल दो, आप सबको जोड़ दो। 15, 8, 15, 13, 15 15 30, 40, 43, 43 और 8 कितना हो गया, 14 की पावर 15 है तो 2 × 7 हो गया, 13 की पावर 18 लिखा यहाँ, 13 की पावर 18 है और 5 की पावर 8 है। तो ये आपने लिख दिया
तो कितना कितना आया 15, 8, 15, 18, 15, 8, 15, 18, तो 15 और 15 30, 40, 40 और 8 48, 48 और 8 कितना हो गया 56, तो कितना आ जाएगा 56। तो पहले क्या करा, उसको अभाज्य संख्या की घातों में लिख दिया और सभी घातों को जोड़ दिया, तो कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे वो हमने लिख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 की पावर 35 में 18 से भाग देने पर शेषफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे, 19 की घात 35 में 18 का भाग देना है। तो एकदम शॉर्टकट मेथड बताता हूं। वैसे तो आपने द्विपद प्रमेय में मैथ्स वाले बच्चे पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मैं इसको 1 + x की पावर n की फॉर्म में लिख दूं, 1 + 18 की पावर 35। मैथ्स वाले बच्चे तो इस पैटर्न से भी कर सकते हैं कि अब इसमें आप जैसे ही करोगे तो ये क्या आएगा 1 + 18n आएगा, मतलब इसमें हमेशा 18 का भाग जाएगा, क्योंकि 1 + x की पावर n का प्रसार मैथ्स वाले बच्चे तो जानते हैं। तो इसके हिसाब से शेषफल सीधा ही पता लग गया, शेषफल आ गया 1। लेकिन बेसिक बच्चा मान लो कोई सा भी है, चाहे वो मैथ्स का नहीं है, तब कैसे करेंगे, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बताता हूं। देखिए 19 की घात 18 है, पावर 35 पड़ा है, इस 19 में 18 का डिवाइड सीधा करिए तो शेषफल कितना आता है 1। तो 1 की घात 35 तो कितना आ गया 1 आ गया, 1 आ गया। इसका मतलब शेषफल कितना हो गया, शेषफल हो गया 1। तो इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा तो एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि जो संख्या लिखी है उसमें केवल डिवाइड करिए, सीधा सीधा डिवाइड करने के बाद आप शेषफल जो आता है वो लिखना है खाली। तो 19 में 18 का भाग दिया, 1 शेषफल आया, तो 1 की पावर 35 1 ही होता है, तो शेषफल डायरेक्ट आ गया कितना 1। और देखते हैं क्वेश्चन, ये लिखा, अब इसमें देखो 7 की पावर 13 है प्लस 1 बटा 6, तो पहले इस 7 में 6 का भाग लगाया तो शेषफल 1 आया, 1 की पावर 13 प्लस 1, तो शेषफल कितना हो जाएगा 2। 2 क्या आ गया आपके पास, शेषफल आ गया। ध्यान से समझो, 7 की घात 13 प्लस 1 है, तो आपने क्या करा, 7 में 6 का भाग लगाया, कितनी बार गया, 1 बार गया, और 1 शेषफल आया, उस शेषफल की घात इतनी वापस कर दो, तो शेषफल की घात 13 करी तो 1 ही आएगा, और +1 और है, तो +1 और है तो 1 + 1, शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। जैसे ये लिखा 49 की पावर 15 - 1 किस संख्या से पूर्णतः भाज्य है। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन है। 49 की पावर जब 1 करता हूं तो कितना आता है 48। 49 की पावर 2 करता हूं तो 2401 - 1 2400 आता है। तो आप देख लो ये संख्या किस किस से भाग जा रही है, 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है, 6 से भी जा रहा है, क्योंकि सम संख्या है और अंकों का जोड़ जो है वो 3 का गुणज है। तो आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, क्योंकि आप इसमें देख सकते हो कि ये जो है 2 से, 3 से और 6 से, तीनों से भाज्य है। तो इसका मतलब मैंने 1 घात देखा, 2 घात देखा, तो सारी जितनी आगे घातें निकालोगे सब में डेफिनेटली वो सबसे भाग जाएगा। पहले एक बार जो अभी पढ़ा है उसी से रिलेटेड सवाल करते हैं। देखिए आपके पास है ये सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा हुआ सवाल है कि 59 की पावर 28 में 7 का भाग देने पर शेषफल बताइए। तो शॉर्टकट मेथड जो बताया उसी को यूज करें, पावर 28/7। तो आप इसमें भाग लगाइए 7 का, तो 7 का भाग लगाया, 7 × 8 56, 56, तो कितना बच गया आपके पास 3 बच गया, तो 3 की पावर 28 आ गया, 3 की पावर 28 आ गया, इसमें अपने को 7 का भाग लगाना है। तो इसको इस तरह से चेंज करो, खैर ये तो सीधा ही आ गया। देखो 59 है, 7 का डिवाइड किया, 7 × 8 56, कितनी बच गई पावर 3 बच गई, तो 3 की घात 28 बच गया। अब 3 की घात 28 को देखते हैं कि क्या बचता है। देखिए इसको हमने सॉल्व किया तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर और पावर 14 7, तो ये कितना आ गया, क्योंकि
ये संख्या कम हो रही है आपकी, तो आप क्या करोगे, इसको 7 से जस्ट बड़ी संख्या के रूप में कन्वर्ट करोगे। तो आपने क्या करा, 3 का स्क्वायर और होल पावर 14, तो ये हो गया 9 की पावर 14 बटे 7। तो इसमें भाग लगाया, शेषफल कितना आएगा 2, 2 की पावर 14 बटे 7 आ गया। अब देखो इसमें क्या करें, इसमें आप ध्यान दो, इसको 2 की घात 3 करते हैं तो 8 आता है, पर ये 14 है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें 12 अलग कर दूं, 2 की पावर 12 अलग कर दिया और 2 की पावर 2 अलग कर दिया, तो 2 ये क्या हो गया, 2 की घात 12 का मतलब 2 की घात 3 होल पावर 4 गुणा 4 पड़ा है, नीचे 7 पड़ा है, तो ये कितना आया 8 की पावर 4 गुणा 4 बटे 7। अब देखो संख्या आपकी 8 7 से बड़ी है, 8 में 7 का भाग लगाया तो क्या आया 1 की घात 4 गुणा 4 बटे 7, तो 4 बटा 7 आया। तो शेषफल कितना आ गया, शेषफल आपके पास आ गया 4। ध्यान से समझो एक बार और अच्छे से, ये था आपने 7 का भाग लगाया, 7 8 56, पीछे कितना बच गया 56 और 3 59 होते, तो 3 की पावर 28 बटा 7 लिख दिया। अब इसको जस्ट 3 से बड़ा लिखना पड़ेगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 28 में पावर आधी करके स्क्वायर कर दूं वापस, तो 2 14 इंटू 2 होता है 28, तो ये 9 की पावर 14 बटे 7 आ गया। अब इसमें इसका भाग लगाया 9 में 7 का, तो शेषफल आया 2, 2 की पावर 14 लिख दिया। अभी भी मामला बैठा नहीं, तो 2 की पावर 3 है वो 8 होता है, तो 3 का गुणज चाहिए तो 12 होता है, तो 2 की घात 2 को अलग लिख दिया और 12 अलग लिख दिया। इस 12 को लिख सकता हूं 2 की घात 3 होल पावर 4, तो 8 की घात 4 हो गया गुणा 4। अब 8 में 7 का भाग जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, 1 की घात 4 गुणा 4, तो अब ये 4 बटा 7 7 से कम हो गया, तो शेषफल यही आएगा। तो शेषफल कितना आ गया आपके सामने 4 आया। ये सेकंड ग्रेड 2015 में पूछा हुआ सवाल है। ये देखिए सेकंड ग्रेड 2013 में पूछा हुआ सवाल, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 आता है। प्रथम संख्या, प्रथम भाजक और प्रथम शेषफल। प्रथम संख्या तो पता नहीं x मान ली, प्रथम भाजक 136, प्रथम शेषफल 36। उसी संख्या में 17 का भाग दें, द्वितीय संख्या, संख्या तो वही है, द्वितीय भाजक 17 है, तो आपको द्वितीय शेषफल पूछा है। तो ध्यान दे क्या करें, देखो मैंने कहा था कि एक ही संख्या में भाग लगा रहे हैं, तो अगर द्वितीय भाजक का प्रथम भाजक में भाग पूरा पूरा जाए तो आप देख सकते हो कि भाग पूरा पूरा जा रहा है, 17 इंटू 8 होता है 136, तो भाग पूरा पूरा जा रहा है, तो हमें इसका शेषफल चाहिए, तो इस 17 का भाग इसमें लगाएंगे, तो 36 बटा 17 किया तो कितना 17 दूना 34, शेषफल कितना आएगा 2, तो 2 क्या आ गया इसका शेषफल आ गया। तो आंसर क्या हो गया इसका ये। अभी हमने इससे मिलता जुलता सवाल 2-3 सवाल किए थे, सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन सेकंड ग्रेड 2013 में आया हुआ है। आपने कहा कि प्रथम भाजक में द्वितीय भाजक का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 17 इंटू 8 136 होता है, तो इसका मतलब अब द्वितीय शेषफल चाहिए, तो प्रथम शेषफल में द्वितीय भाजक का डिवाइड कर दो, तो जो शेषफल आएगा वही मिलेगा। तो आपने देखा 17 इंटू 2 34, 2 बच गया, वो मैंने लिख दिया है। एक क्वेश्चन और देखिए इधर, आपने कहा किसी संख्या n को 4 से भाग देने पर शेषफल 3 आता है। n में 4 से भाग देने पर शेषफल ये कह रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। तो संख्या 2n, यहां 2n कह रहा है, यहां 2n कर दिया और यहां 4 से ही भाग दिया, तो यहां शेषफल आपसे पूछ लिया।
तो ध्यान दीजिए, यहां आपने दुगुना किया है तो यहां भी शेषफल को दुगुना कर दीजिए। आपने कहा n में 4 का भाग देने पर शेषफल 3 आया, 2n में 4 का भाग दोगे तो शेषफल कितना आएगा? तो आपको इतना ही करना है, यहां दुगुना किया है तो शेषफल को भी दुगुना कर दीजिए। तो ये आपको चाहिए, तो आप कहो प्रथम शेषफल जो आपके सामने है उसको 2 से गुणा करो और बट्टे में द्वितीय भाजक, भाजक दोनों का सेम है हालांकि, तो कितना आ गया 6/4। तो शेषफल कितना आएगा इसका? शेषफल आएगा 2। तो आंसर क्या होएगा इसका? 2। दोबारा समझ लो, एक ही संख्या का भाग लगा रहे हो, पहले में लगाया तो शेषफल 3 आया, उस संख्या को दुगुना कर दिया, उसी संख्या का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या आएगा? जो पहली बार शेषफल आया है उसको डबल करो और उसमें 4 का भाग लगा दो। अब मान लो आपको कह देगी 3n में भाग लगाएं, तो इसको 3 से गुणा कर दो तो 9 हो जाएगा, 9 में 4 का भाग लगाओ तो शेषफल 1 आ जाएगा। अगर मान लो 4n लिख दिया, 4n में 4 का भाग लगाओ तो ये 4 × 3 12 हो जाएगा, 12 में 4 का भाग पूरा पूरा जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हो। ये बहुत बढ़िया सवाल है, देखिए ध्यान से। किसी संख्या में लगातार 4, 5 और 7 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 आता है। यदि उसी संख्या में लगातार 7, 5 और 4 का भाग लगाएं तो शेषफल क्या आएगा? ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि पहले किसी संख्या में, संख्या आपने x मान ली, किसी संख्या x में आपने सबसे पहले ये कहा कि 2 से भाग लगाया, 4 से भाग लगाया, मतलब इधर तो लिख रहा हूं मैं भाजक और इधर लिख रहा हूं शेषफल। जब आपने सबसे पहले 4 से भाग लगाया तो शेषफल 2, फिर आपने 5 से भाग लगाया, 5 से भाग लगाया तो शेषफल 3, फिर आपने 7 से भाग लगाया, 7 से भाग लगाया तो शेषफल 4। अब देखो 7 से भाग लगाने पर शेषफल 4 कब आएगा? जब वो संख्या जो 7 के गुणज में 4 जुड़े, 7 के गुणज में 4 जुड़े तो 7 में 4 जोड़ दूं, 11 लिख दूं, 11 में 7 का भाग लगाया तो शेषफल 4 आएगा। ये तीसरी बार लगाया। अब आपने देखा, अब इस 5 को इस 11 से गुणा किया, कितना हो जाएगा? ध्यान से देखें, ये 1 आ जाएगा। कि तीसरी बार आपने जब भाई कोई संख्या है उसमें भाग लगाया, शेषफल जो आया उसमें आपने 5 का भाग लगा दिया। लगातार 3 बार कह रहा है, पहली बार भाग लगाया, ध्यान से समझे क्वेश्चन क्या कहता है। कोई भी संख्या है, उस संख्या में पहले आपने 4 का भाग लगाया, 4 का भाग लगाने पर शेषफल 2 आया, और जितनी बार भाग गया मतलब भागफल, उस भागफल में 5 का भाग लगाया तो 5 का भाग लगाया तो शेषफल 3 आया। तो 5 का भाग लगाने पर जो भागफल आएगा उसमें 7 का भाग लगाया तो शेषफल कितना आएगा? 4। यूं कहना चाह रहा है ये। तो सबसे पहले आपने देखा 7 से भाग लगाया तो शेषफल कह रहा है 4। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 में 4 जोड़ दूं तो 11, 11 में जब 7 का भाग लगाऊंगा तो इतना आएगा। तो आप देखिए 7 को 1 से गुणा किया 7 और ये जोड़ा तो ये 11 आया। तो 5 को 11 से गुणा किया तो कितना हो गया? 55। 55 में 3 जोड़ा, 55 में 3 जोड़ा तो 58। आप देख लो 5 में 58 का भाग लगाया तो शेषफल इतना ही आएगा। अब इसी तरह 4 को 58 से गुणा किया, 4 को 58 से गुणा किया तो कितना हो गया? 232 और 2 234। तो हमें संख्या का पता लग गया कि संख्या क्या है, हमें संख्या ही निकालनी थी। दोबारा से एक बार समझ लीजिए, किसी संख्या में लगातार 4 का, 5 का और 7 का भाग देने पर शेषफल क्रमशः 2, 3, 4 आता है। संख्या पता लग जाए तो बाकी का काम हो सकता है। तो पहले 4 का लगाया तो शेषफल 2,
5 का लगाया तो 3, 7 का लगाया तो 4, लास्ट में यही लगाया आपने, तो लास्ट में भाग लगाया तो ये आया। तो मैंने क्या करा, इस 7 के अंदर मैंने 4 शेषफल कब आएगा, जब 7 के अंदर 4 जुड़ेगा। तो 7 और 4 11, मैंने कोई संख्या ले ली 11, मैं और भी ले सकता हूँ, 7 को डबल कर दूं, 7 को डबल किया 14, 14 और 4 18 भी ले सकता हूँ यहाँ पे, कि 18 में 7 का भाग लगाऊं तो कितना जाएगा, शेषफल 4 आएगा। मैं मान लो 7 का 3 गुणा कर दूं 21 और 4 25, 25 भी लिख सकता हूँ। तो 25 में 7 का भाग देंगे तो 4, तो कोई सा भी मैं ले सकता हूँ। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले 7 में 4 से मतलब 7 में 4 जोड़ के लिख दिया यहाँ, तो 11 आया। तो अब पता है कि 7 में 11 में कि 7 का भाग इसमें एक बार जाएगा और लास्ट में शेषफल 4 आया। ये 11 कैसे आया, 7 को इससे, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये क्या है, भाजक, और ये क्या है, ये भाज्य है। तो भाज्य होता है भाजक इंटू नीचे वाला भागफल ही लिख रहे हैं अपन, भाज्य तो स्टार्ट वाला है, ये वाला संख्या चाहिए। तो भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, तो 7 इंटू 1 7 प्लस 4 11 हो गया। नेक्स्ट ऊपर वाला चाहिए तो 5 इंटू 11, क्योंकि ये भागफल है, आप कह रहे हो 5 का भाग देने पर शेषफल इतना आया, और जो भागफल आएगा उसमें 7 का भाग लगा रहे हैं, तो ये कितना हो गया 55 और 3 58। अब उसी तरह 4 का जब भाग लगाए तो शेषफल 2, और उसका जो भागफल आएगा 4 का 234 जो भी संख्या है उसमें भाग लगाने पर शेषफल 2 है, उसका जो भागफल आएगा उसमें फिर 5 का भाग लगाएंगे तो शेषफल 3 है, फिर उसमें जो भागफल आएगा उसमें 7 का भाग लगाया तो शेषफल 4 है। क्रमागत लगातार भाग लगाने का मतलब ये होता है, यहाँ पे ये समझने वाली बात है। तो इसको इससे गुणा किया, 232 प्लस 2 234, तो संख्या हमें पता लग गई 234 है। अब 234 के अंदर सबसे पहले कह रहा है 7 का भाग लगाया, तो 7 का भाग लगाया तो कितनी बार जाएगा, देखो 7 या 21, 7 या 21 2 बच गया और 24 हो गया, 7 या 21 तो 3 बच गया। अब 7 के बाद में लगाया 5 का, कितनी बार जाएगा 6 बार, 3 आएगा। उसके बाद 4 का लगाया, 1 बार जाएगा 2 आएगा, तो शेषफल 3 3 और 2 आया, तो पहला आंसर हो जाएगा 3 3 2। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, समझने की बात है कि लगातार भाग लगाने का मतलब ये होता है। ठीक है, तो आज हम इतना ही देखते हैं, इसको ढंग से पढ़िए और फिर हम रिमेनिंग प्रैक्टिस नेक्स्ट क्लास में और करेंगे। हम इसमें इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि क्वेश्चंस आपको पेपर में दिखते ही आप सीधा टिक कर सको, कोई भी क्वेश्चन आपकी रेंज से बाहर नहीं जाएगा। तो अप्रोक्स आपको पहले भी बताया था कि सेकंड ग्रेड में ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चंस आते हैं और वो 15 के 15 आपकी रेंज में हो, इस तरह से हम इसका कंप्लीट वर्कआउट करेंगे। तो आप इसको रिवाइज करते रहिए, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।